संविधान देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन वो सर पर लेके नाचने का नहीं है। संविधान देश का अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन वो अपरिवर्तनीय नहीं है। आज संविधान में 128 मर्तबा दुरुस्तियां की गई है। अगर आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना हो तो जिस संविधान में प्राइवेटाइजेशन का कॉलम ऑलरेडी डाला गया है, क्या उसको लेकर मैं सर पर नाचूं? जब तक संसद में तुम नहीं होंगे तब तक इस संविधान में जान नहीं आएगी, और जब तक विधानसभाओं में नहीं होंगे तब तक इस संविधान का हृदय नहीं धड़केगा। SC ST OBC के लोगों ने, गरीब लोगों ने पढ़ना भी नहीं चाहिए, यही भी योजना बीजेपी ने बनाई है। आज डॉक्टर नागराले जैसे लोग और उनकी उम्र के तमाम वो लोग जो रिटायर हो गए, 10-10 साल जिनको हो गए, तो उनको नौकरी किस जमाने में मिली? उनको नौकरी उसी जमाने में मिली, इंदिरा के जमाने में मिली, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में मिली, राजीव गांधी के जमाने में मिली। तो एक मध्यम वर्ग तैयार उस दौर में हुआ, और उसी मध्यम वर्ग के पास जब पैसा आया तो उससे वामसेप तैयार हुआ, और वामसेप से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बसपा तैयार हुई। और बसपा तैयार होने के बाद में एक दौर वो रहा कि उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पर 4-4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही। और आज उसी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, या समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, जो धर्म की राजनीति चल रही है, और मोदी सरकार, योगी सरकार, RSS जिस एजेंडे पर काम कर रही है, उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक सोच है, उस पर काम करना कितना भारी है, कितना कठिन है, आप इसको समझ सकते हैं भली भांति। छत्रपति शिवाजी महाराज की, बिरसा मुंडा जी की, सर सैयद अहमद खान जी की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो जय भीम के जनक हरदास एलेन उर्फ हरदास लक्ष्मण नगराय, जिनका जन्म 1904 को 6 जनवरी 1904 को हुआ, और वो 12 जनवरी 1939, सिर्फ 35 साल की उम्र में वो चल बसे। लेकिन वो बाबा साहब के निकटतम साथी थे। आपको पता होगा, जो पुना पैक्ट जब हुआ तो पुना पैक्ट में जो 5 सिग्नेचर है, उसमें हरदास एलेन की सिग्नेचर है। कम उम्र में, 35 साल की उम्र में उन्होंने साप्ताहिक भी चलाया, आमदार भी बने। इस तरह के अच्छे कम उम्र में उन्होंने काम किया। इसलिए इस दिन हमने ये कार्यक्रम करने का सोचा। हमारे कार्यक्रम का मकसद है, या आप कह सकते हैं कि जो विषय आज हमने रखा है वो विषय यह है, भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बनाने के लिए बाबा साहब की पार्टी RPI को विरोधी दल बनाना। ऐसा जो सब्जेक्ट हमने रखा है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के स्वीय सहायक नानक चंद रत्तू, उन्होंने एक किताब लिखी है, पर लिखा है बाबा साहब का एक सेंटेंस। उस किताब में जो सेंटेंस बाबा साहब का नानक चंद रत्तू जी ने लिखा है वो यह है, बाबा साहब कहते हैं, मेरी पार्टी RPI विरोधी दल हो और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने। और इसलिए हमने उसका जो विषय रखा है इस प्रोग्राम का कि भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बनाने के लिए बाबा साहब की पार्टी RPI को विरोधी दल बनाने का प्रयास। अब बोलेंगे विरोधी दल बनाना बोले तो क्या है? दोस्तों, हम देख रहे हैं 2014 में विरोधी दल नहीं था,
सिर्फ सरकार थी, विरोधी दल नहीं था। हम 2019 में भी देखें, विरोधी दल नहीं था। विरोधी दल होने के लिए 10% खासदारों का चुन कराना बहुत जरूरी होता है किसी एक पार्टी का। 2014 में भी ऐसा नहीं हुआ, 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए ये बाबा साहब के सेंटेंस का ये महत्व इसलिए है कि भाई विरोधी दल की जरूरत क्या है। विरोधी दल की जरूरत इसलिए है कि जो सरकार चलाते हैं, अगर उनके हाथ में अगर पूरा कारभार अपन सौंप देते हैं तो ऐसा वो तानाशाह बन जाते हैं कि अपने मन में जो भी चीज आती है वो बनाते हैं, करते हैं, और अपने देश में रहने वाले जनता का वो ख्याल नहीं करते। और यही बात 2 बार जीती हुई बीजेपी सरकार ने किया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। पहली बात है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को लेना और जो सरकार चलाते हैं, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कर्मचारी लोग, उस जगह पर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ऐसे रखना। दूसरी बात उन्होंने यह किया है कि यह पदों, जो महत्व की पद रहती है, पोस्ट रहती है, इन पदों पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होगा। इसका मतलब बाबा साहब जो चाहते थे कि SC, ST, OBC के लोग मोक्के के जगह पर हों। मराठी आपण म्हणतो ना, मोक्क्याच्या जागेवर आमची माणसं असली पाहिजे, हे बाबासाहेबांचं मत होतं। बीजेपी सरकार ने जानबूझकर ये लैटरल एंट्री निकाली जिसकी जरूरत नहीं थी। पहले क्या होता था कांग्रेस के जमाने में, UPSC यानी IAS से इन पदों को भरा जाता था। वो कभी पार्शलिटी नहीं करते थे, अच्छा काम करते थे। ये काम बीजेपी सरकार ने किया। इसका मतलब बाबा साहब का कहना उन्होंने नहीं माना। वो नहीं चाहते कि SC, ST, OBC के लोग मौके के जगह पर रहें। इससे क्या होने वाला है? इससे नुकसान सिर्फ अम्बेडकरवादियों का नहीं होने वाला है, इससे नुकसान अम्बेडकरवादी और समाजवादी दोनों का होने वाला है। क्यों? इस देश में समाजवादी 44% है, इस देश में अम्बेडकरवादी 53% है और मनुवादी 3% है। आप कहेंगे भाई समाजवादी तो 52% है, OBC तो 52% है। हाँ, सही है, लेकिन उन 52% में 8% मुस्लिम हैं जो OBC है। और आपको पता ही है कि शेड्यूल कास्ट का जो 17% है वो शेड्यूल कास्ट है। 9% शेड्यूल ट्राइब है इंडिया में, 19% माइनॉरिटीज़ है। ये तीनों मिलकर 45% होता है। और 52% से 8% निकाल दो तो वो 45 और 8 53% अम्बेडकरवादी लोग इस देश में हैं और सिर्फ 44% लोग समाजवादी हैं। 97% होने के बावजूद 3% लोगों के हाथ में सत्ता है। अब हम यही देखेंगे, ये भी देखेंगे कि भाई 303 खासदार जो बीजेपी के हैं, इनमें है कौन? ये किसकी सरकार है? क्या सरकार है? दोस्तों, ये 303 में 52 शेड्यूल कास्ट के सांसद है, खासदार है 52, 43 ST के खासदार है, 113 OBC के खासदार है और सिर्फ 95 सवर्ण खासदार है। अब ये SC ST ये तो रहने वाले हैं, तुम कभी भी इलेक्शन लो, 84 SC और 47 ST तो रहने वाले 131। तो ये जो 52 SC के खासदार बीजेपी में हैं
और 43 एसटी के खासदार बीजेपी में है। ये जो 95 खासदार है ना, ये सबसे खतरनाक चीज अपने देश के 97% लोगों के लिए खतरनाक चीज बन गई है। एससी एसटी के खासदार उनकी मंजूरी के लिए 1932 में बाबा साहब ने प्रयास किया था, और ये जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो 32 में बाबा साहब ने मिलाया। एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, गरीब लोगों ने पढ़ना भी नहीं चाहिए, यही भी योजना बीजेपी ने बनाई है। और उससे भी खतरनाक और एक योजना है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना बोले तो मिलिट्री में जाने वाले 17 साल के बच्चों को लेना और 21 साल के बच्चों को बिना पेंशन के घर भेजना, मतलब क्या है? इसका मतलब है बेरोजगारों की फौज तैयार करना। इस तरह से जो काम किए हैं, इसके लिए हम सिर्फ मोदी साहब को दोष नहीं देंगे। ये हमारे जो भाई हैं ना, 52 एससी के खासदार और 43 एसटी के खासदार, ये सिर्फ जवाबदार है। इनकी वजह से ये इस तरह की सिस्टम, इस तरह की योजनाएं बनी, जिससे समाजवादियों के बच्चों को और अम्बेडकरवादियों के बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। और इसीलिए इस सभा का उद्देश्य यही था कि जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में कभी कांग्रेस आती है तो कभी बीजेपी आती है, सरकार बदलती है। हमने इस वक्त यही इरादा करना है कि जो सरकार आज एससी एसटी ओबीसी 208 तो ये हो गए और 95 सवर्ण है, इसका मतलब क्या है? ये एससी एसटी ओबीसी और सवर्णों की सरकार है। इसे थोड़ा सा बदलकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की सरकार बनाना होगा, तभी ये जो योजना है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि सरकार अगर बदल गई तो योजनाएं भी बदल सकती हैं। अब वो कैसे करेंगे, वही जानने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो 95 बीजेपी के तरफ हमारे एससी एसटी भाई चुन कर गए हैं, जिन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है, भत्ते खाने का काम किया, लेकिन हमारा काम नहीं किया। इसलिए आने वाले इलेक्शन में इनको घर पे बिठाना है और उनकी जगह पर जो इंडिया है, जो 28 लोगों ने स्थापित की है, वो उनके जो सेकंड नंबर पर जो 95 लोग हैं, जो 95 लोग सेकंड नंबर पर, 52 एससी के और 43 एसटी के जो 95 लोग सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर जो हारे हुए हैं, उनको जिताने का काम अम्बेडकरवादियों ने और समाजवादियों ने करना चाहिए। अगर ये काम अगर हो गया तो 303 माइनस 95 करो, वो 200 के करीब ही आ जाएंगे ना। तो ये कभी बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। अगर इतना खतरनाक काम अगर समाजवादियों के बच्चों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए इन लोग करते हैं, तो इनको ये करना ही चाहिए। जैसा एससी एसटी को हम 95 मदद करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारी तो 131 जगह है, 84 एससी और 27 एसटी, 131। तुम्हारे जो बाकी के जो खासदार चुन कर आए हैं 28 लोगों के, उनको भी हम मदद करेंगे, ये 95 की भी मदद करेंगे। पूरे 131 हम तुमको देते हैं चुन कर लाने के लिए, क्योंकि वो सेकंड पर है, हम खड़े नहीं रहेंगे। हम तुमको 131 देते हैं पूरे, ये 95 देते हैं, वो तो आने वाले हैं। ये 95, 230 जो आपके आए थे वो भी देते हैं। 325 जगह तुम ले लो और पंतप्रधान बनाओ। लेकिन इसमें लेकिन इसलिए है कि 543 माइनस 325, 218 फिगर आती है। और ये 218 में हमें ये करना है कि जो हमारे 84 सीटें हैं एससी की, हम वो पूरी सीटें जनरल से लड़ेंगे। 47 जो एसटी की सीटें आती हैं, वो एसटी की 47 सीटें हम जनरल से लड़ेंगे। ये हो गए 131। और 14.2% इस देश में माइनॉरिटीज कहो या मुस्लिम कहो परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज को
कैलकुलेशन किया जाए तो 543 में 75 सांसद आते हैं, 25-30 सांसद समाजवादियों के पास है। तो वो भी बाबा साहब जो कहते थे कि भी मेरी पार्टी आरपीआई विरोधी दल हो, ये तो बाबा साहब की पार्टी है, 131 तो हम बाबा साहब के पार्टी पर कंटेस्ट करेंगे, 50 लोग मुस्लिम वो भी बाबा साहब के पार्टी पर कंटेस्ट करेंगे, 181 हो गए SC ST और माइनॉरिटीज़। बात रही ओबीसी की, ओबीसी में जो 52% ओबीसी है उसमें जो 8% अम्बेडकरवादी लोग हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आज पीछे साहब बैठे हैं, बाकी के तो फुल है। अपने राहुल नागपाल जी 17% है, हमारे आतराम साहब 9% है, हमारे पाशा साहब 19% है, और जो पीछे साहब है वो तो 52% वाले हैं, लेकिन वो पूरे अम्बेडकरवादी नहीं है, लेकिन उनमें 8% अम्बेडकरवादी है। तो अगर उनमें ज़्यादा नहीं, अगर 12 सीटें भी अपन ने दे दी तो 121 और 12 153 सीटें अम्बेडकरवादियों ने लड़नी चाहिए, मगर किसी के विरोध में नहीं। 350 सीटें इंडिया को देनी चाहिए, क्योंकि वो घटना को बचाना चाहते हैं बाबा साहब की। आपको पता है ये घटना को बदलना बोले तो क्या होता है, वो ऐसे कदम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसा धीरे से हमारे मोदी जी बोलते हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन। जानते हो इसका मतलब कितना भारी है। अभी 4 बातें तो इन्होंने की, बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर वो जीत कर आए ना तो वो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन भी करेंगे। इसका मतलब यह है, वो क्या है, बंच ऑफ थॉट के पेज नंबर 293 में लिखा है माधव सदाशिव गोलवलकर ने, वो लिखते हैं डिसॉल्व द स्टेट असेंबलीज, 1 सिंगल इलेक्टेड पार्लियामेंट एट द सेंटर कैन सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। यानी वो पूरे स्टेट जो है, असेंबली जो है, वो देश में नहीं रखना चाहते, सिर्फ पार्लियामेंट होनी चाहिए, यह उसका मतलब है। माधव सदाशिव गोलवलकर 200 पेज नंबर पर डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं डिक्लेयर द यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय सुटेबली अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात भी वो करते हैं। इसका मतलब जानते हो, बाबा साहब ने जो संघ राज्य की कल्पना की है, जो पहला आर्टिकल है, वो आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ होना चाहिए, वो जो बाबा साहब की संकल्पना है, वो राज्यों का संघ नहीं रखना चाहते, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट बोले तो यूनिटरी स्टेट रखना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर ये हो गया तो ना अपना रिजर्वेशन रहेगा, ना SC ST OBC आगे बढ़ पाएंगे, और इतनी अपनी हानि हो जाएगी कि अपन उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसीलिए इस प्रोग्राम का आयोजन इसलिए रखा गया है कि जो सरकार फिलहाल SC ST OBC और सवर्णों की चल रही है, वो सरकार SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की होनी चाहिए। अभी मोदी जी इतने खुश हैं कि जैसे अभी 3 राज्य उनको मिले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उनको लग रहा है कि वो उनका मैजिक है। कुछ भी मैजिक नहीं है। मैं बताता हूँ, मैंने पूरी स्टडी की, थोड़ा 4-5 दिन मुझे जागना पड़ा, मैंने देखा उसमें क्या है। ये तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत सकती थी, इनको किसने हराया? इसमें मोदी जी का कुछ भी मैजिक नहीं है, उसमें मैजिक है अम्बेडकरवादियों का, और इसमें मैजिक है समाजवादियों का। आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर कांग्रेस हारी है। उसमें 50 सीटों में 20 सीटें बीजेपी ने हराई है कांग्रेस की, 2 सीटें आज़ाद समाज पार्टी ने हराई है, 2 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हराई है, और 1 सीट MIM ने हराई है, जो अम्बेडकरवादी। 25 लोग ये जो अम्बेडकरवादी है, इन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 25 सीटें हराई है, और जो 25 सीटें है वो समाजवादी ने हराई है। अगर ये 25 सीटें कांग्रेस को जाती तो क्या होता? 66 की कांग्रेस 116 होती,
और 163 की बीजेपी 113 होती और कांग्रेस सत्ता में आती। राजस्थान का तो हाल और अलग है। राजस्थान में 115 बीजेपी है और 69 कांग्रेस है। यहाँ तो भारत आदिवासी पार्टी जो अम्बेडकरी पार्टी है, उन्होंने 8 सीटें गिराई कांग्रेस की। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने 5 सीटें गिराई एएसपी से, और मायावती जी ने 3 सीटें गिराई। इसका मतलब ये मत समझे कि इन्होंने बीजेपी को वोटिंग किया, नहीं, इन्होंने बीजेपी को वोटिंग नहीं किया, मगर इन्होंने कांग्रेस को भी वोटिंग नहीं किया और फुकट गवाए अपने वोट। इसीलिए अगर ये राजस्थान में 16 जगह पर अम्बेडकरवादियों ने हराया कांग्रेस को और 30 जगह पर समाजवादियों ने हराया। अगर ये 46 सीटें कांग्रेस को मिलती तो कांग्रेस 115 होती और बीजेपी 69, वहाँ पर भी कांग्रेस आती। छत्तीसगढ़ का भी हाल वही है, 54 बीजेपी दिखती है, 13 जगह पर उनको हराया है कांग्रेस को, जिसमें 4 जगह जीजेपी की है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, और 9 जगह पर समाजवादी। 54 के 13 माइनस करो तो बीजेपी 41 पे आती थी और ये 35 और 13 48 पे कांग्रेस, तीनों जगह ये जीतती थी। इसीलिए मोदी जी खुश है कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अम्बेडकरवादियों ने और समाजवादियों ने जब बीजेपी को जिता दिया है तो क्यों खुश नहीं होंगे। और इसीलिए ये सभा में से आपको सोचना होगा कि इस वक्त 2014 में और 2019 में तो विरोधी पार्टी नहीं थी, लेकिन 2024 में समाजवादी से प्रधानमंत्री यानी कि 200 ये जो 28 लोग जो बने हैं जिन्होंने इंडिया बनाया है, उनमें से प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अम्बेडकरवादी की जो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनमें से विरोधी दल होना चाहिए, तभी ये कुछ अपने लिए अच्छा हो सकता है, वरना अपने हाल क्या होंगे कोई बता नहीं सकते। विषय बहुत गंभीर है और इसको जिस प्रकार से जो प्रबुद्ध साथी यहाँ बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं और जो डॉक्टर नागराले ने अभी बताया, उन सारी बातों पर बंद कमरे में, ओपन स्पेस में बहुजन समाज के जो नेता हैं उन पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाए, उनको किस प्रकार से एक मंच पर लाया जाए, वो किस प्रकार से जब उनका एजेंडा एक है, झंडा एक है, उनका रास्ता एक है, जब सब कुछ एक है तो फिर वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके लिए क्या सामाजिक दबाव की ज़रूरत है? इसके लिए क्या उनके घर के सामने धरना देने की ज़रूरत है? किस प्रकार से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों की राजनीति थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रकार की भारतीय राजनीति चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी और उनकी विचारधारा जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी मजबूती चाहती थी, वो जिस प्रकार इस देश के अंदर स्थापित हो सके, इसके लिए देश के वो तमाम बहुजन नेता अगर कार्यरत नहीं हैं, अगर वो उसकी तरफ उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रास्ता डॉक्टर नागराले साहब ने बताया है उस पर हमको विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने लेटरेड एंट्री की बात की, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की, तमाम वो मुद्दे जो एक समाज, जो एक खास तौर से शेड्यूल कास्ट में, दलित समाज में जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ एक समय पर, आप देखेंगे कि अगर देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में उस समय की सरकारों ने, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उनके बाद में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी हुए, उनकी मदर हो इंदिरा गांधी, उन्होंने जिस प्रकार से निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें दलित समाज को नौकरियां मिली, और उन तमाम लोगों को जो हाशिए पर समाज था, जिसको पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े कष्ट और मुसीबतों से मूल धारा में शामिल कर पाए, उनको नौकरियों के अवसर कांग्रेस ने दिए, तो एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। आज डॉक्टर नागराले जैसे लोग और उनकी उम्र के तमाम वो लोग जो रिटायर हो गए, 10-10 साल जिनको हो गए, तो उनको नौकरी किस ज़माने में मिली?
उनको नौकरी उसी ज़माने में मिली, इंदिरा के ज़माने में मिली, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में मिली, राजीव गांधी के ज़माने में मिली। तो एक मध्यम वर्ग तैयार उस दौर में हुआ, और उसी मध्यम वर्ग के पास जब पैसा आया तो उससे वामसेप तैयार हुआ, और वामसेप से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बसपा तैयार हुई। और बसपा तैयार होने के बाद में एक दौर वो रहा कि उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पर 4-4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही। और आज उसी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, या समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी बेल्ट है, वहाँ पर बहुजन समाज की वो पार्टियाँ जिनका जिक्र अभी डॉक्टर नागराले ने किया, चाहे वो दलित समाज की पार्टी हो और चाहे वो ओबीसी समाज की पार्टी हो, जिसको समाजवादी विचार अभी डॉक्टर साहब ने अपनी भाषा में कहा, वो अगर पार्टी हाशिए पर चली गई तो ये हो क्यों रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में, मैं पत्रकार हूँ, मैं पढ़ता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो आपके सामने रिजल्ट है, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती, 5 सीट समाजवादी पार्टी जीती और 1 सीट कांग्रेस जीती। जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 48% वोट मिला, वहां पर 48% वोट लेने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी चुनाव हार गई। आप समझिए किस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। यानी जहां 30 और 35% पर वोट पाने के बाद में प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, वहीं पर 48% वोट पाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। इसका मतलब वर्तमान समय में धर्म की राजनीति इस कदर हावी है कि आप अपने विचार को किसी भी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, लोग जो है वो धर्म के नशे में चूर हैं। और ख़ास तौर से हिंदी भाषी बेल्ट पर जो धर्म की राजनीति चल रही है, और मोदी सरकार, योगी सरकार, आरएसएस जिस एजेंडे पर काम कर रही है, उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक सोच है, उस पर काम करना कितना भारी है, कितना कठिन है, आप इसको समझ सकते हैं भली भांति। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आशा के इस दौर में हम तमाम लोगों को ये उम्मीद बनाकर रहनी चाहिए, चलना चाहिए कि उस दौर में, जिस दौर में इस प्रकार की सभा करने पर, सच बोलने पर मुकदमे हो रहे हों, हमारे जैसे पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हों, कवियों पर, साहित्यकारों पर, लिखने पढ़ने वाले लोगों पर मुकदमे हो रहे हों, उस दौर में डॉक्टर नागराले उनके तमाम साथी ने ये छोटी सी सभा आयोजित की है और मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अभी कुछ सच बोलने वाले लोग इस देश के अंदर, इस जमहूरियत में जिंदा हैं। एक बात मैं यहाँ और कह देता हूं, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया। जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनकी सोच आरएसएस के नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से चलती है, तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिस दौर की सरकारों को आप गाली बक रहे हो, जरा सोचिए, विचार करिए कि उस दौर की सरकारों ने आपको क्या दिया। उसकी दौर की सरकारों ने आपको नौकरी दी, उस दौर की सरकारों ने आपको आपके पैरों पर खड़ा किया। उस दौर की सरकारों की वजह से इस देश को, जो देश कभी घोड़ा और बग्घी पर चलता था, वो हवाई जहाज तक आया। जब इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, खाने के लिए अनाज भी विदेशों से मंगाया जाता था, आज वो देश इतना संपन्न है भारत कि वो अपने यहाँ अनाज पैदा करके दूसरे देशों के लिए सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ये उन सरकारों ने दिया। वर्तमान सरकार ने क्या दिया? वर्तमान सरकारों ने ये दिया कि आपको जाति के नाम पर लड़ाया, आपको धर्म के नाम पर लड़ाया, आपके हाथ से रोजगार छीन लिए गए, आपके हाथ से नौकरी छीन ली गई। आपके पिताजी, आपके दादाजी उस दौर में 10वीं 12वीं करने के बाद में आज रिटायर हो गए तो आज 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और आप एमटेक और बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। क्या धर्म खाने को देगा? मैं तो लोगों से कहता हूं कि धारा 370 खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा बैठ करके बातचीत कर लीजिए कि इस देश के अंदर ये जो आवाम, ये जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद में बेकार घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे, इनकी रोजी रोटी की बात कर लीजिए। ये नशा लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। मैं देश भर में जाता हूं, लोगों से, तमाम लोगों से समझाने की बात करता हूं, और मैं कहता हूं कि आप जागिए, आपके सामने आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना कि मैं चाहता हूं देश जाति विहीन बने, मैं चाहता हूं भारत बौद्ध में हो, और भारत बौद्ध में हो तो उसका मतलब यह है कि भारत में समानता हो, बंधुता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, भारत में वैज्ञानिक सोच के लोग डेवलप हो, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। लेकिन उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये कोटेशन कितनी महत्व रखती है, जिस
दौर में प्रधानमंत्री जाकर के राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, जिस देश में राज्यों के मुख्यमंत्री बाबा बागेश्वर के धाम में जाकर के लेट जाते हो, अगर ऐसे लोग पदों पर बैठे रहेंगे तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप करेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का राष्ट्रपति, जिस देश के मुख्यमंत्री, जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री पाखंडवाद को बढ़ावा देते हो, पाखंडियों के सामने जाकर के नतमस्तक करते हो, उस दौर में आप सरकारों से उम्मीद करोगे क्या वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे? तो क्या आपको लगता है कि सरकारें ऐसा करेंगी? कभी नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार चाहती है आप धर्म के नशे में डूबे रहिए। सरकार चाहती है कि आप धर्म के नशे में डूबे रहिए, आप कावड़ लेकर के आइए, मंदिरों की लाइन में लगिए, तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाएगी। लेकिन आप पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी मांगोगे तो सरकार आपके ऊपर लाठियां बरसाएगी। सरकार आपको भक्त बनाना चाहती है, सरकार आपको साइंटिस्ट बनाना नहीं चाहती है। आज का विषय है बाबा साहब के स्वप्न पूर्ति के लिए बाबा साहब क्या कहते थे, मेरा पक्ष अगर सत्ता पक्ष न बना तो वो विपक्ष तो जरूर बनना। क्या लेना देना है बाबा साहब के सपनों से? हमें तुम्हें कुछ लेना देना है? अगर कुछ लेना देना है तो फिर मुर्दों जैसा आप बर्ताव क्यों कर रहे हो? इस देश में, इस धरती में इंसान को इंसान नहीं कहा गया। इंसान से बेहतर जानवरों को माना गया। यहां का हमारा छोटा बच्चा दूध के वास्ते तड़पता है और वहां उन टाटा बिरला के कुत्ते, उनके घर की चींटियां, उनके घर के चिव्वे, उनके घर के वो कीटक्स दूध और दही और तूप में अंग नहाते हैं। ये तफावत क्यों है? जब हमारे बाप ने इस देश का संविधान लिखा, संविधान से पहले हमारी तुम्हारी क्या हालत थी? इस देश के हम आदिवासी, दलित, घुमंतु, अल्पसंख्यक, हम सब मालिक हैं। हम तो कहते हैं जल जंगल जमीन हमारी है, किसके बाप की नहीं है। हम यहाँ के आदिवासी है, यहाँ के हम रहवासी है, तो भी हमें कंगाल बनाया। इंसान को नो वैल्यू। दोस्तों, ये सब ध्यान में रखते हुए, क्यों इस देश में क्या और कोई पुढ़ारी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था? इस देश के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ही संविधान लिखने के लिए क्यों चुना, क्यों कहा? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यही सही व्यक्ति थे जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो इंसान की नस पहचानते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान रचिता कहते हैं। उन्होंने संविधान लिखा। संविधान के तहत जो हम आदिवासियों को, बहुजनों को, खासकर महिलाओं को कुछ चेहरा ही नहीं था, लेकिन संविधान में उन्होंने एक व्यक्ति एक मत, इस तरह से उन्होंने सबको, वो राजा हो या राव हो, रंक हो, सबको एक ही वैल्यू दे दिया उन्होंने। मगर देश को आज़ादी मिलके 77 साल बीत गए हैं दोस्तों। कुछ बाबा साहब को मानने वाले, फुले शाहू अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोगों ने आज तक इस देश में सत्ता काबिज की थी। उन्होंने संविधान तहत राज्य चलाना, देश चलाना प्रयास किया। कुछ गलतियां उनसे भी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस पक्ष से भी कुछ गलतियां हो गई,
और वो गलतियां सुधारने के लिए एक बार 1984 में बहुजनों ने उनको शिक्षा की और बाद में कांग्रेस स्थापन हुआ। उसके बाद 2014 में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आप कहोगे परिवर्तन, मैं परिवर्तन नहीं बोलूंगा। मैं 2014 से अधोगति यानी विनाश की राह पर अपना देश चल रहा है। आरएसएस जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं, उनकी सत्ता आ गई। क्या हुआ? 2014 से 2019 तक यूपी देखो, बिहार देखो, दिल्ली देखो, दिल्ली में हमारे कितने बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। यूपी बिहार में बोल तू श्री राम बोल, बोल तू जय हनुमान बोल, कितने लोगों को पीटा। अगर कोई मेरा मुसलमान भाई रास्ते से दाढ़ी बड़ी वाले है, उसकी सर पे टोपी है, तो यहाँ के हिंदुत्ववादी उन्हें मुसलमान, ये मुसलमान है बोल के उन लोगों को मंदिर में ले जाके उनका पूरा खपा कर दिया। क्यों भाई? जिस तरह से महात्मा गांधी, भगत सिंह, स्वतंत्र वीर सावरकर, जो भी कुछ हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं, उन्होंने जितना देश के लिए किया उतना ही हमारे मुसलमान भाई बहनों ने भी त्याग किया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये महात्मा गांधी के खांधे को खांधा लगाकर इस देश के प्रजातंत्र में काम किया है। जो थे मुस्लिम द्वेषी वो पूरे चले गए उधर पाकिस्तान में। अब जो हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, वो हिंदुस्तानी मुस्लिम है। परसों मणिपुर की जो घटना घटी, मणिपुर की, क्या हुआ वहां पे? कितनी दर्दनाक घटना वहां पे घटी। हमारे माँ बहनों को खुलेआम बलात्कार किया गया। प्रशासन के मदद से हमारे आदिवासियों के ऊपर गोलियां चला के उन्हें मारा गया। क्या वजह थी? क्या कारण था? क्या हमारे आदिवासियों ने ऐसा पाप किया था? क्या उनकी गलती है? क्या आदिवासी में वे पैदा हो गए, ये उनकी गलती है? लेकिन इस नरेंद्र मोदी सरकार को वहाँ के जो आदिवासी हैं, आदिवासियों की खेती उनको चाहिए। उस खेती में क्या है? उस खेती में सोना है, चांदी है, अपना वो कोलसा बोलते हैं, कोलसा है, बहुत सारे खनिज है। वो गैर आदिवासी लोगों को उन्हें देना है, उन्हें भांडोल से वहाँ पे लाना है। किसी हालत में भी हमारे लोग आज जमीन वहाँ पे छोड़ने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार उनके माँ बहनों के ऊपर बलात्कार कर, उनको मार कर, उनको घबराहट कर वहाँ से भगाने का उन्होंने तय किया। वहाँ पे मतई बोल के एक जात है, वो ओपन है, खुला स्वर्ग है वो। अब अपने महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? हमारे मराठे भाई हमको आरक्षण दो बोल रहे, ओबीसी। क्यों भाई? किस एंगल से तुम मागास वर्गीय हैं? किस एंगल से आप पिछड़े हैं? 288 हमारी विधानसभा की सीटें हैं, 160, 65, 68, 170 सीटें मराठी लोग हैं, मगर तो भी हमारे ओबीसी के कोटे में उन्हें आरक्षण चाहिए। क्या जरूरत है? लेकिन हमको तुमको मूल उद्देश्य से भटकाना और उनका जो उद्दिष्ट है वो साध्य करना, ये उनका हेतु है। दोस्तों, एक छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ बाबा साहब की। मैं कुशीनगर की धरती से आती हूँ और यहाँ आई हूँ अपने शहर से इतनी दूर। इस मंच पे खड़ी हूँ आपके सामने, अगर मैं बोल पा रही हूँ, आपके सामने मैं कविता पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है, उनकी कुर्बानियों की देन है। तो 4-4 पंक्तियों से मैं आपके साथ जुड़ूंगी, सुनिएगा।
भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, वक्त बदला ना बदला ज़माना, आज भी हैं हम उनका निशाना। वक्त बदला ना बदला ज़माना, आज भी हैं हम उनका निशाना। जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। बहुत शुक्रिया। काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है। काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। आखिरी 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा तेरे जीवन का था यही नारा। शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा तेरे जीवन का था यही नारा। तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, तेरी समता की ज्योति जगमगा कर नया भारत बनाने लगी है। तेरी समता की ज्योति जगमगा कर नया भारत बनाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। लेकिन हम हमारे इरादों से और विचारों से भी प्रामाणिक नहीं है, यहां हमारी हार है। आरएसएस की राजनीति गलत है। वो तो डंके की चोट पे कह रहा है उनका एक बंदा कि हम ओबीसी की जाति है जनगणना नहीं करेंगे, फिर भी हम उनके इशारों पे चल रहे और उनसे आशाएं लगाए बैठे हैं। मसला यह है कि वो ओपनली चैलेंज करते हैं कि हम इस 2024 के बाद में, नगराळे साहब इनका कहना है कि ये संविधान हम मानते ही नहीं, हमको ये होना ही नहीं, और उनका पूरा प्लान तैयार है।
22 जनवरी को जो एक बड़ा इवेंट होने वाला है, रामलला के उस मंदिर का जो लोकार्पण होने जा रहा है, जो मंदिर ही कंप्लीट नहीं हुआ उसका वो लोकार्पण कर रहे हैं। और इस भारत देश की सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे बैठने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम जैसे व्यक्ति को भी 10,000 के लिस्ट में इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया है, क्योंकि वो आदिवासी हैं। उनके इरादे क्लियर है और उनका यह भी कहना है कम इस 1947 को देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने जो संविधान बनाया ये हमको मान्य नहीं। हमारा संविधान मनुस्मृति है और हमारी सही आज़ादी जो 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव उसमें हमने गवाई, वो हम हासिल करके रहेंगे। आपके 500 लोगों ने हमारे 28,000 की जो कत्ल की उसका हम बदला लेंगे। क्या करेंगे? 2047 के बाद में इन 2447 भारत देश इस विश्व का धर्मगुरु कहलाएगा। धर्म हमारा होगा, नीति हमारी होंगी, तत्वज्ञान हमारा होगा। और जो हमारे आत्माराम जी ने कहा वो उनकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। अब सवाल ये है कि उस हालत में 2024 में हम ऐसा क्या करने वाले हैं कि समाजवादी की सरकार बनेगी, समाजवादी विचारों का पीएम बनेगा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का या हमारा आरपीआई का आदमी या आरपीआई का कोई बंदा विपक्ष में बैठेगा। डू वी हैव एनी प्लानिंग? डू वी हैव एनी थॉट? डू वी हैव एनी प्रोग्राम? नो। हम सिर्फ और सिर्फ संगोष्ठी करना, बड़े बड़े लेक्चर देना, लेकिन हम ये भूल गए कि आरएसएस की नौका पार करने वाले सिर्फ बीजेपी वाले नहीं है। तो विचार है आरएसएस, बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी उसमें सम्मिलित है, बहुत सारे मार्क्सिस्ट भी उसमें सम्मिलित है, राइटिस्ट और लेफ्ट जो भी है वो। आप भले ही बीजेपी को सत्ता से रोकोगे, लेकिन आरएसएस को आप सत्ता से कैसे रोकेंगे? आरएसएस ओनली डजंट मीन बीजेपी, क्योंकि 2014 में जब वातावरण बदलने जा रहा था तो बहुत सारे कांग्रेस के उधर घुस गए। बरोबर है पाजारे साहब? अब क्या होगा? अगर हालात बदलते हैं तो वो इधर आ जाएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। राहुल साहब, व्यवस्था परिवर्तन का क्या? जो सवाल 1947 में बाबा साहब के सामने था कि भले ही अंग्रेज यहां से चले जाए, लेकिन मेरे वंचित समूह का क्या, जिनको पानी पीने नहीं देते थे, जानवरों को चाहे तो वो पानी पीने की इजाजत थी लेकिन इंसानों को नहीं थी, उसमें हमारे दलित, वंचित, आदिवासी बांधवों का क्या? यह सवाल फिर से आने वाला है। हम बड़ी बड़ी भावनाओं में होके बातें तो कर देते कि भाई देयर इज इंडिया आघाड़ित, ओके, नो डाउट, गो अहेड, वी आर विथ यू, बट विथ सर्टन प्रोग्राम। जो हमारे राहुल नागपाल जी ने कहा कि हमको कुछ मुद्दे देने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस रखनी पड़ेंगी कि आपका जात निहाय जनगणना के बारे में क्या निर्णय है। राहुल जी, आप भारत जोड़ो में अभी कह रहे हो, बट व्हाट हैपेंड विथ काका कालेलकर कमीशन, जिनको आपने भारत रत्न दिया, काका कालेलकर जी को, एक अच्छा सबसे सुनहरा आयोग, इसमें बेहतरीन रिकमेंडेशंस थी। उस आयोग के आखिर में उस वक्त के पीएम ऑफ इंडिया ये लिखवाने के लिए मजबूर करते हैं कि भले ही मैं इस आयोग का अध्यक्ष हूं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन लागू ना की जाए या लागू हो ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, और काका कालेलकर साइन करते हैं, वो हमारे कैसे हो सकते? मंडल आयोग,
किसने मंडल आयोग के साथ में खिलवाड़ किया? 45 में से सिर्फ 2 रिकमेंडेशंस लागू हुई और रमेश पीसी यहां आके बात करने लग गया, तो मंडल आयोग का विरोध करने वाले सभी थे। थैंक्स टू मान्यवर कांशीराम साहब। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि नगराड़े जी का उद्देश्य यह है कि विपक्ष ये बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधाराओं पर खड़ा हो। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा जाति निहाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा बौद्ध निहाय नहीं है, महार जाति न्याय नहीं है, चमार जाति न्याय नहीं है, मुसलमान जाति न्याय नहीं है, इस्लाम न्याय नहीं है, हिंदू धर्म न्याय नहीं है, सिख धर्म न्याय नहीं है, आदिवासी धर्म न्याय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा नागरिक न्याय है। एक नागरिक, एक व्यक्ति, एक मूल्य, उसका एक व्यक्तिमत्व, उसकी गरिमा, इसको प्रकाशित करने वाला, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए उसे समस्त अधिकार प्रदान करने वाली विचारधारा यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा है। इस विचारधारा का अगर विपक्ष बनता है तो जो संकट हम आज़ादी के 73 साल में आज झेल रहे हैं वो शायद न हो पाता। विपक्ष 2 तरह से होता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचारों को अक्षुण्ण रूप से प्रकट किया तब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रजातंत्र में, लोकशाही में विपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विपक्ष ना हो तो क्या करें? यहां पर मैं समझता हूं कि नगराड़ी जी के आज के संगोष्ठी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अगर विपक्ष ना हो तो क्या करें? आज विपक्ष नहीं है, क्योंकि भाजपा जब सत्ता में आई तो ये पहली अपने आप में पार्टी थी जिसने विपक्ष खत्म करने का नारा देकर सत्ता का कारोबार शुरू किया है। कांग्रेस मुक्त भारत, जनता दल मुक्त भारत, उधर पश्चिम बंगाल में गए तो ममता मुक्त भारत, उधर आए तो लालू जी मुक्त भारत, महाराष्ट्र में आए तो उद्धव जी मुक्त भारत, पवार मुक्त भारत। ये पहली पार्टी है जिसने विरोधी पक्ष की भूमिका को पूरी तरह नकार दिया। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि प्रजातंत्र की पहली शर्त है कि विपक्ष का होना, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं होना कहती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बहुत साफ चित्र है। जनगणना के बारे में बात कही गई तो अभी जो नागपुर में विधानसभा का सत्र हुआ, सारे के सारे लोग संघ के आदेश पर गुरु गोलवलकर जी और उनके डॉक्टर हेडगेवार जी इनको पुष्प अर्पण करने के लिए गए, और उसी दिन आरएसएस ने घोषणा कर दी कि जाति न्याय जनगणना नहीं होंगी। बहुत क्लियर है, जाति न्याय जनगणना नहीं होंगी, ये आरएसएस ने घोषणा कर दी। और जब ये आरएसएस ने घोषणा की तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए ओबीसी के लोग, अनुसूचित जाति जमाती के लोग, इक्का दुक्का माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी के लोग, जो सांसद है, जो विधायक है, वे खामोश रहे। प्रॉब्लम यही है कि विपक्ष जब खामोश होगा तो क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा जब विपक्ष खामोश हो जाए तो इस देश की जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ती है, और जब तक देश की जनता विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करेगी तब तक सत्ता में विपक्ष नहीं है, इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्यों कहा था बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है? आज 160 जो खासदार हैं वो अनुसूचित जाति जमाती जनजाति से चुनकर गए हैं, ओबीसी से चुनकर गए हैं। मेजॉरिटी में बाबा साहब आम्बेडकर जी के रिजर्वेशन से चुनकर जाने वाले लोग संसद में बैठे हैं, विधायिका में बैठे हुए हैं। कानून एक के बाद एक प्रजातंत्र के विरोध में, आम जनता के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, अभिव्यक्ति के विरोध में, व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में, आदिवासियों की जल जमीन संपत्ति के विरोध में, नौकरियों के विरोध में पास होते चले जा रहे हैं। अब बड़ी मजे की बात देखिए कि प्रजातंत्र किसका है? बाबा साहब आम्बेडकर जी का है। हम इस भूल भुलैये में है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान हम बदलने नहीं देंगे, हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को हाथ लगाने वाले का सर कलम कर देंगे, हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को जो बदलेगा उसके जबान काट डालेंगे।
मैं अभी बिलासपुर में था, सम्माननीय जोगेंद्र कवाड़े जी हमारे साथ में थे, मैं और वो दोनों ही मंच पे थे। तब उन्होंने कहा कि संविधान जो भी हाथ लगाएगा हम उसको कत्ल कर देंगे। हम संविधान को सर पे रख के मतलब गर्व महसूस करते हैं, वो बहुत पवित्र ग्रंथ है। मैंने उस वक्त कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि भावनाओं में बहकर इस तरह का कहना यानी अपने लड़ाई को मुकर जाना है। संविधान देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन वो सर पर लेके नाचने का नहीं है। संविधान देश का अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन वो अपरिवर्तनीय नहीं है। आज संविधान में 128 मर्तबा दुरुस्तियां की गई है। अगर आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना हो तो जिस संविधान में प्राइवेटाइजेशन का कॉलम ऑलरेडी डाला गया है, क्या उसको लेकर मैं सर पर नाचूं? आज मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो सार्वजनिक नौकरियों के खासगीकरण, कंत्राटीकरण का कानून लागू हो गया है, क्या मैं उसको लेकर नाचूं सर पर? अगर मुझे संविधान को सर पर लेकर नाचना है तो देश की सारी साधन संपत्ति कंपनियों को, इस देश के 32 घरानों को बांट दी गई है और वो कानूनन बांटी है। और ये कानून जिस संविधान में है उस संविधान को सर पर लेकर नाचूं? गोधरा में 25,000 मुसलमान उस कांड में, गुजरात के कांड में मारे जाते हैं। एहसान जाफरी जैसा सेक्युलर आदमी खींच खींच कर मार दिया जाता है। उसकी बीवी इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकती है, सुप्रीम कोर्ट भटकती है, आखिर में प्राणों को त्याग देती है। इंसाफ नहीं मिलता है। मैं उसी संविधान में हूं जिस संविधान में इंसाफ नहीं मिलता है, तो मैं संविधान को सर पर लेकर नाचूं? जिस किसान को उसका भाव नहीं मिलता है, 9 माह तक किसान दिल्ली में बैठता है, 700 किसान मारे जाते हैं, फिर भी किसान को उसके मूल्य का मूल्य नहीं मिलता, उसी कानून के तहत जिसको हम संविधान कहते हैं, तो क्या मैं संविधान को लेकर सर पर नाचूं? बाबा साहब ने कहा था मूर्ख न बनिए। जिस दिन संविधान सौंपा उस दिन कहा था असली लड़ाई अब शुरू होती है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था 1950 को जब संविधान दिया 26 नवंबर को, उस वक्त स्टेटमेंट था बाबा साहब आंबेडकर जी का, ऐ भारत के लोगों, ऐ महार नहीं कहा था, ऐ मांग नहीं कहा था, ऐ चमार नहीं कहा था, ऐ मुसलमान नहीं कहा था, ऐ आदिवासी नहीं कहा था, ऐ हिंदू नहीं कहा था, ऐ भारत के लोगों कहा था। क्योंकि भारत के लोग असल में इस देश के 85% वो लोग हैं जिनके पास ना साधन है, ना संपत्ति है, ना धन है, ना दौलत है, ना ही व्यक्तिमत्व है। ये सब पाने के लिए जिस संविधान की रचना करके 26 नवंबर 1949 को पूरा करके 26 नवंबर 1950 को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, उन लोगों को अंकित करके बाबा साहब कहते हैं कि ऐ भारत के लोगों, असली लड़ाई अब शुरू होती है। तुम्हें यह संविधान आगे ले जाना है या यह संविधान डुबाने वाली शक्तियों के हाथों में सौंप देना है। और बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था यह सिर्फ ढांचा है। कैसी जान डालोगे इसमें? यह जो संविधान है इसकी जान है, इसका मेंदू है संसद और इसका हृदय है विधानसभा। जब तक संसद में तुम नहीं होंगे तब तक इस संविधान में जान नहीं आएगी, और जब तक विधानसभाओं में नहीं होंगे तब तक इस संविधान का हृदय नहीं धड़केगा। दोनों जगह तुम नदारत हो, संविधान ढंग से हौले 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 मृत कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो नगराड़ी जी की जो तड़प है वो ये है कि इस संविधान का जो हृदय है संसद, उस संसद में अम्बेडकरिस्ट जाए। क्या कमिटमेंट होता है अम्बेडकरिस्ट लोगों का? जब देश आजाद हुआ तब लगभग सरकार के पास में 80% जमीनें थी इस देश की। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि ऐ लोगों, पिछड़े लोगों, तुम्हें इस समाज में, तुम्हें इस देश में मान सम्मान के साथ अगर जीना है तो आर्थिक लोकशाही ये पहली शर्त है। जब तक आर्थिक लोकशाही नहीं मिलेगी, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक मान सम्मान तुम्हारे पास में नहीं आएगा।
धन्यवाद पाशा जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और ब्रेन वॉश किया है, इसके लिए धन्यवाद। आखिरी पॉइंट्स पर आ रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक महाकाळे जी इस सभा को संबोधित करेंगे। शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, उस्मान शेख, जय भीमचे जनक हरिदासजी नगराळे या सर्वांना मी अभिवादन करतो। या मंचावर उपस्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वप्न साकार मंच ज्यांनी हे कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक आयुष्यमान डॉक्टर मोरेश्वर नगराळेजी, या कार्यक्रमाचे विनीत आयुष्यमान लोहकरे साहेब, आयुष्यमान कुमार साहेब, आयुष्यमान भगत साहेब, आयुष्यमान पाजारे साहेब, आयुष्यमान कांबळे साहेब, तसेच या मंचकावर उपस्थित या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आणि मार्गदर्शक आपल्याला लाभलेले आयुष्यमान राहुल नागपाल साहेब दिल्ली, तसेच आयुष्यमान आत्राम साहेब लातूर, पिशे साहेब नागपूर आणि पाशाजी यांनी आपल्यासमोर जे मार्गदर्शन केलं ते पाशासाहेब, तसेच या मंचकावरती उपस्थित ॲडव्होकेट वासेसाहेब आणि ज्यांनी गीत सादर केलं त्या वंदना सिद्धार्थ, आणि या सर्व मान्यवर तसेच ज्यांनी संचालन केलं ते माझे मित्र गौतमराव जिमून, ज्यांनी या मार्गदर्शनामध्ये आपलं मोलाचं वक्तव्य केलं, मार्गदर्शन केलं, या सर्वांना मी धन्यवाद देतो। आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून प्रेक्षक कमी संख्येने का होईना परंतु त्यांनी सर्वांचं ऐकून घेतलं, आणि मी जास्त आपल्यासमोर न बोलता एवढंच बोलतो आणि इथे थांबतो। जय भीम। मी या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शनासाठी श्री जी बी पाझारे यांना आमंत्रित करतो। श्री पाझारे साहेब। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वप्न साकार मंच, तालुका समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने हा कार्यक्रमाचं आयोजन भारताच्या राजकारणामध्ये बाबासाहेबांची पार्टी RPI विरोधी पक्ष बनवण्यासाठी या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी या कार्यक्रमासाठी लाभलेले प्रमुख वक्तागण, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक DM महाकाळे सर, कार्यक्रमाचे उद्घाटक श्री राहुलजी नागपाल, पत्रकार बहुजन 85 दिल्ली, तसेच दुसरे वक्ते राजेरामजी आत्राम, आदिवासी साहित्यकार आणि विचारक राहणार लातूर, तसेच चौथे वक्ते प्राध्यापक जावेद पाशा कुरेशी, अध्यक्ष मुस्लिम परिषद नागपूर, पाचवे वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर ॲडव्होकेट रमेशजी पिसे, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत आणि OBC जनमोर्चाचे नागपूर, तसेच मंचकावर वासुदेवजी वाशे, हायकोर्ट नागपूर, आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर MR नगराळे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत। हे सगळे इथे मंडळी येऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्यांचे या बाबासाहेब आंबेडकर स्वप्न साकार मंचाच्या वतीने सगळ्यांचे आभार मानतो। आणि वंदनाताई सिद्धांत ह्यासुद्धा इथे आल्या, त्यांचेसुद्धा आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो।